हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हमने क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, तो इसमें हमने पार्ट सेकंड में लगभग यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दुर्ग वाला पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, दुर्ग और निचला शहर पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा होगा। अगर पार्ट सेकंड का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ से शुरू करते हैं दुर्ग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसे संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट परियोजना के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, विशिष्ट परियोजना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक माल गोदाम मिला है, जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से जबकि ऊपरी हिस्से लकड़ी से बनाए गए हैं। ठीक है, दुर्ग में हमें एक माल गोदाम मिला है जिसका निचला हिस्सा तो ईंटों से बनाया गया है, परंतु ऊपरी हिस्सा जो है वो लकड़ी से बनाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और सेकंड पॉइंट, दुर्ग में एक विशाल स्नानागार भी मिला है। ठीक है, दुर्ग में एक विशाल स्नानागार भी मिला है जो कि आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे की तरफ घिरा हुआ है और जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर तथा दक्षिण भागों में दोनों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई है। ठीक है, दोनों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई है। जैसे कि मान लीजिए ये जलाशय है। ठीक है, तो इसके उत्तर में भी सीढ़ियाँ बनाई गई है, ठीक है, और दक्षिण में भी सीढ़ियाँ बनाई गई है। ठीक है, और जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग से इसे जलबंद किया गया है, जिससे कि पानी बाहर ना निकले जलाशय से। इसलिए ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं और एक बड़ा कुआं था और जलाशयों से पानी एक बड़े नाले में बह जाता है। मतलब कि दोस्तों ये जो जलाशय है इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे और इस जलाशय का पानी बड़े नाले की सहायता से बह जाता था। ठीक है, और दूसरी ओर एक छोटी संरचना भी थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार के नालियाँ और गलियारों के साथ बने एक नाले से मिलती थी। ठीक है, मतलब कि जो भी स्नानागार थे इनका पानी निकालने के लिए प्रत्येक गलियारों से निकालने के लिए नालों में जाकर मिल जाती थी, जिससे कि इसका पानी बाहर निकाला जा सके। ठीक है, और दुर्ग क्षेत्र से कई विशिष्ट संरचनाओं के साक्ष्य भी मिले हैं जिनका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, नीचे आते हैं। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, समाधान, मतलब कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, जो सामाजिक विभिन्नताएं थी इनका पहचान करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें तो फर्स्ट सावधान हो गया और सेकंड नीचे दिया गया है। तो दोस्तों पढ़ेंगे उससे भी पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो पुरातत्वविदों को यह जानने के लिए सांस्कृतिक विशेष में रहने के लिए लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं थी। ठीक है, तो सावधान में आमतौर पर सावधान में जो है इसमें आमतौर पर मृतकों को गर्तों में बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, इसमें जो है
मृतकों को बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति के साथ दफनाया जाता था सावधान में, ये लिखेंगे इसमें। और हड़प्पा स्थलों से मिले सावधान आमतौर पर सावधानों को आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था और कुछ कब्रों में मृदभांड आभूषण भी मिले हैं। एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत मिलता है, पुरुषों और महिलाओं के दोनों सावधानों को आभूषण मिले हैं। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि आमतौर पर मृतकों को गर्तों में बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। और कुछ में आभूषण और मृदभांडों के साथ भी दफनाया जाता था, और जिनका प्रयोग ऐसा माना जाता था कि जिनका प्रयोग मृत्यु के बाद भी व्यक्ति करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक 1900 दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तानों में उत्खनन के दौरान एक पुरुष के खोपड़ी के समीप में एक शंख और 3 छल्ले मिले हैं और कहीं कहीं पर मृतकों को तांबों के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। तो मिला जुला के दोस्तों बताया गया है कि ये रहा दोस्तों तांबे का दर्पण। ये जो आप देख रहे हैं ये तांबे का दर्पण है, जो कि पुरुष की खोपड़ी के समीप मिला था, ठीक है दोस्तों, ये रहा। और आगे तो दोस्तों फर्स्ट तो ये हो गया सावधान, और सेकंड है विलासिता वस्तुओं की खोज, ठीक है। तो फिर इसमें हम देखते हैं विलासिता वस्तुओं की खोज। तो इसमें सामाजिक विभिन्नता को पहचानने के लिए एक अन्य विधि ठीक है का अध्ययन किया गया है, पुरावस्तुओं ने अध्ययन किया है, ठीक है। तो फिर पहले वर्ग में तो रोज़मर्रा की वस्तुएं शामिल थी, ठीक है, जिसमें पत्थर मिट्टी जैसे सामान्य पत्थर आसानी से मिल जाते थे तथा बनाए जा सकते थे, ठीक है। इसमें चकिया, मृदभांड तथा सुइयाँ, छावा आदि शामिल थे। ये वस्तु सामान्य रूप से बस्तियों में पाई जाती थी और पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो। ये तो दुर्लभ नहीं थे, सस्ते थे, और पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो कि कीमती हो और दुर्लभ हो, मतलब कि कम मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे कि फयांस जो कि दुर्लभ वस्तु है, ठीक है। यह घिसी हुई रेत तथा बालू और तथा रंग चिपचिपे पदार्थों के मिश्रणों को पकाकर बनाया जाता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फयांस, हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर में कि फयांस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे पात्र संभवतः कीमती होते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो दोस्तों फर्स्ट तो ये हमारा हो गया था सावधान, और सेकंड ये विलासिता वस्तुओं की खोज। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें जब हमें रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे तकलिया, फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती थी, इसमें वही बताया गया है। जो दोस्तों महंगा था, उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है फयांस से बने लघु पात्र, ठीक है, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगा जैसे छोटी वस्तुओं से नहीं मिले हैं। ये उदाहरण दे रखा है। महंगी चीज़ें जो भी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है, और सस्ती चीज़ें कालीबंगन से मिली है, ठीक है। अब 5 पॉइंट पे देख लेते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हमें दोस्तों ये जो चनहुद्रो
चनहुद्रो, जो कि 7 हेक्टेयर की एक बस्ती है। 7 हेक्टेयर की बस्ती है जो शिल्प उत्पादन के केंद्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। और शिल्प कार्यों में शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर के निर्माण, बाट बनाना इत्यादि शामिल थे। ठीक है। और मनकों के निर्माण में प्रयुक्त विविध प्रकार की पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इसमें कार्नेलियन लाल रंग, ये भी पूछा जाता है, कार्नेलियन का लाल रंग किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है। इसका आंसर आगे बता दूंगा। तो जेस्पर, स्वीट्स, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, इनका प्रयोग किया जाता था। शंख, फायांस, पक्की मिट्टी, ये सब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और ये जो इसमें कई प्रकार के मनकों को बनाया जाता था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, इस प्रकार से। ठीक है। औजार और मनके, ये रहा औजार, मनके, देख रहे हो ना। नेक्स्ट आते हैं, मनकों को बनाने में तकनीक का प्रयुक्त पदार्थ किया जाता था। मुलायम पत्थर होते थे। सेलखड़ी, जो कि एक मुलायम पत्थर है, सेलखड़ी के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है। सेलखड़ी जो कि एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। पुरातत्व, ये रहा दोस्तों, कार्नेलियन का लाल और पीले रंग, ये जो कार्नेलियन का लाल रंग किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन में विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर तथा पत्थर के पिंडों को पहले अपरिक्त आकारों में तोड़ा जाता है और फिर बारीकी से सलख निकाल कर इन्हें अंतिम रूप में दिया जाता है और घिसाई पॉलिश इनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रकार से कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसका एक मैं शॉर्ट में आंसर बता दूँ तो दोस्तों, कार्नेलियन का लाल रंग जो कि पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता है। इतना दोस्तों बहुत है। कार्नेलियन का लाल रंग कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों को आग में पकाकर कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त किया जाता है। इतना लिख देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इतने में कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं है। 5.1 पे आते हैं, उत्पादन के केंद्रों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। ठीक है। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को ढूंढते हैं। ठीक है। जैसे कि पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, ये कूड़ा करकट। और शिल्प उत्पादनों के पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कि कूड़ा करकट। जैसे कि कई शिल्प उत्पादन को बनाने के समय जो भी वहाँ पे छोटा मोटे टुकड़े बच जाते थे तो उनको उसी स्थान पर छोड़ दिया करते थे। ठीक है। जिससे कि पता चलता था कि उस जगह पे शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। इन कूड़ा करकट से पता चलता था। ठीक है। ये रहा, फेंक दिए जाते थे बेकार टुकड़े, छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी, जिससे उन जगहों का पता चलता था। वही तो पूछ रहे, उत्पादन के केंद्रों की पहचान। तो आप समझ गए होंगे। तो ये इसमें लिखना है, फेंक दिए जाते थे, कभी कभी बड़े बेकार वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इन बेकार जो टुकड़े होते थे इनसे छोटे आकार की वस्तुएं बना लिया जाता था। ये टुकड़े इस और संकेत करते थे कि छोटे विशिष्ट केंद्र के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन के कार्य होते थे। जो कि ये कूड़ा करकट थे, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। अब माल प्राप्त करने के संबंधी नीतियाँ इसमें देखते हैं। माल प्राप्त करने की नीतियाँ। तो दोस्तों, माल प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाते थे और इसमें माल प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो थे वो अभियान भेजा करते थे। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने, प्रारूप सिंधु तथा उपनदियों में, इतने दूर में कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए, इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। शिल्प उत्पादन से माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर तथा बालाकोट, जहाँ से शंख आसानी से उपलब्ध होते थे वहाँ पर बस्तियाँ स्थापित कर लेते थे। फर्स्ट पॉइंट तो वो अभियान भेजने वाला हो जाएगा। दूसरा, ये वहाँ पे बस्तियाँ स्थापित कर लेते थे जिससे कि वहाँ से आसानी से माल को लाया जा सके, वहीं पे स्थापित कर लेते थे। ठीक है।
ऐसे ही कुछ अन्य पूरा स्थल सुंदर और अफ़गानिस्तान में सोतुगई जो अत्यंत कीमती माने जाते थे। ठीक है, नीले रंग के पत्थर, लाजवद सबसे अच्छे स्रोत निकट लोथल जो कार्नेलियन गुजरात के लिए फेमस था और राजस्थान गुजरात के लिए सेलखड़ी पत्थर फेमस था। और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अन्य नीति भी अपनाते थे। पहला तो अभियान भेजकर, दूसरा वहाँ पे बस्तियाँ बसाकर, ठीक है, और अन्य भी तरीके अपनाते थे जो कि ये अभियान भेजकर, ठीक है, वहाँ पर बस्तियाँ बसाकर, और कई बार वो इनका प्रयोग नावों के जरिए भी करते थे। ठीक है, और संपर्क को साध कर इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे व्यापार होता था। सुंदर संपर्क के क्षेत्र, दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। हाल ही में ये जो पुरातात्विक खोज इग्रित तांबा अरब पारादीप दक्षिण छोर से ओमान से भी लाया जाता था। मतलब कि पुरातात्विक खोज जो कि इंगित करती है तांबा अरब पारादीप दक्षिण पश्चिम छोर ओमान से लाया जाता था। और एक बड़ा हड़प्पा मर्तबा जिसके ऊपर काली मिट्टी और मोटी परत चढ़ाई गई थी। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ओमान से मिला हड़प्पाई मर्तबा। तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह हड़प्पाई मर्तबा क्या है। ठीक है, हड़प्पाई मर्तबा तो आंसर इसका हो जाएगा हड़प्पाई मर्तबा जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिली। ऐसी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हमें यह नहीं पता कि पात्रों में क्या रखा जाता था, तांबों से भी नियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि यह एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबा जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ऐसी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।